हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इजरायल को आर्म्स सप्लाई करने वाली कंपनीज पर नहीं लगेगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को किया रिजेक्ट। फॉरेन पॉलिसी देखना है गवर्नमेंट का काम। सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज फिक्स करेगा ऑस्ट्रेलिया। लॉ इंप्लीमेंट करने की तैयारी। यूरोपियन यूनियन का डिसीजन रहा था अनसक्सेसफुल। और इंश्योरेंस प्रीमियम पर रिड्यूस होंगे जीएसटी रेट्स। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बना कंसेंसस। जीओएम को भेजा गया प्रपोजल। आइए शुरू करें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को कंसीडर करने से मना कर दिया है। पिटीशन का पर्पस था इजराइल गाजा वॉर के दौरान इजराइल को वेपन सप्लाई करने वाली कंपनीज के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए, साथ ही ऐसे किसी नए लाइसेंस को इशू भी ना किया जाए। कोर्ट ने पिटीशन को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि यह मैटर एक सॉवरेन नेशन का दूसरे सॉवरेन नेशन के साथ जो डिप्लोमेटिक स्कोप है उससे रिलेटेड है। ड्यूरिंग दिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट गवर्नमेंट से कैसे कह सकती है कि किसी कंट्री को वेपन्स का एक्सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट को इस तरह के पावर्स नहीं मिलती। इस केस में सीजेआई ने रशिया यूक्रेन वॉर का भी रेफरेंस दिया है। इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। Should Russia be stopped from exporting oil to India? कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि फॉरेन पॉलिसी से डील करना गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का नहीं। वहीं पिटीशन में यह आर्ग्यू किया गया था कि वेरियस इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज इंडिया को उन कंट्रीज को मिलिट्री वेपन सप्लाई नहीं करने के लिए बाइंड करती हैं विच आर गिल्टी ऑफ वॉर क्राइम्स। दिस इज डन बिकॉज ये एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट कर सकते हैं। पिटीशन में आर्ग्यू किया गया कि इंडिया जेनोसाइड कन्वेंशन का एक सिग्नेटरी कंट्री है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज ये वेपन्स वॉर क्राइम्स में यूज हो सकते हैं। यू शुड नो कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड को ही जेनोसाइड कन्वेंशन कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत जेनोसाइड को इंटरनेशनल लॉज में क्राइम कंसिडर किया जाता है। दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 12 जनवरी 1951। इस ट्रीटी में इन्वॉल्व्ड कंट्रीज पीस या फिर वॉर किसी भी समय के दौरान जेनोसाइड को प्रिवेंट एंड पनिश करने की ओथ लेते हैं। इंडिया इज ए सिग्नेटरी कंट्री ऑफ दिस ट्रीटी। जेनोसाइड का मतलब है नरसंहार करना। इसमें किसी नेशनल, एथनिक, रेशियल या फिर रिलीजियस ग्रुप को कंप्लीटली या पार्शियली एलिमिनेट करने के एम से एक्शंस लिए जाते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2018। क्वेश्चन वाज Conventions 138 and 182 of the International Labour Organization are related to child labor, adaptation of agricultural practices to tackle global climate change, regulation of food prices and food security, or gender equality at the workplace. Correct answer was option A, child labor. आज के इस डिजिटल एरा में पेरेंट्स के लिए बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना एक बड़ा कंसर्न है। कई स्टडीज ये शो करती हैं कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज चिल्ड्रन के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस कंसर्न को समझते हुए एक लॉ लाने वाली है। इसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए एक मिनिमम एज फिक्स की जाएगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए मिनिमम एज 16 ईयर्स रखी जाएगी। लॉ लाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में $6.5 मिलियन के बजट वाला एक एज अश्योरेंस ट्रायल भी चलाया जाएगा। इस ट्रायल के थ्रू सोशल मीडिया पर एज वेरिफिकेशन के कई मेथड्स को टेस्ट किया जाएगा सो दैट लॉ में बेस्ट मेथड इंक्लूड किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया बच्चों को सोशली हार्म कर रहा है। बच्चे रियल फ्रेंड्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही यंग जनरेशन की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लॉ के थ्रू पेरेंट्स की भी हेल्प होगी। इन टुडेज एरा सोशल मीडिया पर अननेसेसरी कंटेंट से बच्चों को दूर रखना पेरेंटिंग का बिगेस्ट चैलेंज है। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए ग्लोबली कई एफर्ट्स किए गए हैं, बट इसमें कई लीगल एंड टेक्निकल चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी के लेवल पर बिगेस्ट चैलेंज है वीपीएन। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक टेक्निकल सेफ्टी टूल है विच हेल्प्स इन सर्फिंग द इंटरनेट इजिली और प्राइवेटली। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को एक ऐसे सिस्टम से पास कराने में हेल्प करता है जिससे आपकी प्राइवेसी सिक्योर्ड रहे। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक सिक्योर टनल के थ्रू पास कराने में हेल्प करता है जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज की प्राइवेसी बनी रहती है।
जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू देखा जा सकता है। वीपीएन यूज करके आप एक ऐसे नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं जो एक सिक्योर्ड सिस्टम में आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को हाइड करके रखता है। यह आपका डेटा और प्राइवेसी दोनों सेफ रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूरोपियन यूनियन ने भी इस तरह के लॉ को इंप्लीमेंट करने का अटेम्प्ट किया था, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। वहां इसे चिल्ड्रन के ऑनलाइन राइट्स लिमिट करने वाला डिसीजन बताया गया। करंटली इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोशल मीडिया यूज करने के लिए कोई मिनिमम एज सेट करने वाला लॉ नहीं है, बट कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में गवर्नमेंट से सोशल मीडिया के लिए एक मिनिमम एज सेट करने की बात कही जरूर थी। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा सोशल मीडिया एंड ओटीटी के लिए लाए गए नए लॉज में वीडियोस को 5 एज कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात कही गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विसेज में पेरेंटल लॉक की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इस समय लाइमलाइट में है। इनफैक्ट इस मिशन के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए एक प्रपोजल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने वाले फार्मर्स को पर हेक्टेयर एक साथ 20,000 रुपीज देने का प्रपोजल दिया था। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये अमाउंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी यानी ईएफसी द्वारा अप्रूव किए गए अमाउंट से ज्यादा है। ईएफसी ने नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने वाले फार्मर्स के लिए 15,000 रुपीज पर हेक्टेयर के सम को अप्रूव किया था। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कई लेवल्स पर काम कर रही है। जैसे इस साल की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाने की बात कही। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने वाले फार्मर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट नमामि गंगे योजना के तहत गंगा रिवर के किनारे 5 किलोमीटर बेल्ट में भी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 22 लाख हेक्टेयर लैंड पर नेचुरल फार्मिंग की जा रही है एंड अराउंड 34 लाख फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने सेकेंड टर्म में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP लॉन्च की थी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग BPKP को ही अपस्केल करके रीनेम किया गया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेचुरल फार्मिंग का मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग। इसमें सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन की गई रिसोर्सेज को ही फार्मिंग में इनपुट के तौर पर यूज कर सकते हैं। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इस मीटिंग में हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के टैक्स रेट्स को रिड्यूस करने को लेकर कंसेंसस बना। बट अभी इस प्रपोजल को GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। इस मैटर पर GOM की मीटिंग इसी मंथ होने वाली है। देखिए, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी रिमूव करने की डिमांड लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी समेत वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा भी की गई। ममता बनर्जी ने इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर भी लिखा। गवर्नमेंट के मिनिस्टर नितिन गडकरी ने तो इसे टैक्स ऑन अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ बताया। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर का यह आर्गुमेंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स जीएसटी इंप्लीमेंट होने के पहले से लिया जाता है एंड जीएसटी से होने वाली इनकम सेंटर एंड स्टेट्स के बीच शेयर की जाती है। एट प्रेजेंट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। इसे कॉन्टिन्यूअसली अपोज किया जा रहा है। रीजन ये है कि इससे मिडिल क्लास अफेक्ट हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज एडवर्स सिचुएशंस के लिए इंश्योरेंस की हेल्प लेती हैं। इसे 18% जीएसटी स्लैब में रखना मिडिल क्लास के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करना है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021-22 के लिए इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की रेट जीडीपी के कंपैरिजन में 4.2% रजिस्टर किया गया था, जो 7% के ग्लोबल एवरेज से बहुत लो है। जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल को सेंटर और स्टेट्स के लिए एक फोरम के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था। जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर,
जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ही करती है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सेपरेट टैक्सेस लगाया करती थी, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज जहां सेल की जाती हैं, टैक्स वहीं पर लगता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स एंड सर्विसेज कहां प्रोड्यूस हुई। जीएसटी का सबसे पहला प्रपोजल केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था और इस टास्क फोर्स ने प्रपोज किया था कि एक नेशन वाइड टैक्स होना चाहिए, जिससे इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए और टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए। And now it is time for the term of the day. Today's term of the day is ICTA system. ICTA system medieval इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम था। इंडिया में इसकी सिस्टमैटिक बिगिनिंग इल्तुतमिश के पीरियड में हुई थी। ICTA सिस्टम के तहत वेरियस एरियाज को इक्ताज में डिवाइड किया जाता था, विच वर गिवन टू ऑफिसर्स और सोल्जर्स। इन ऑफिसर्स को ही इक्तादार कहते थे। इक्तादार को इस इक्ता एरिया से टैक्स या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया जाता था। ये रेवेन्यू डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में नहीं जाता था। इसी रेवेन्यू से इक्तादार अपने मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फुलफिल करते थे। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटीज की लिस्ट रिलीज की गई है। इस लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज में गुजरात के सूरत को फर्स्ट पोजीशन मिला है। मध्य प्रदेश का जबलपुर सेकंड पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश का आगरा थर्ड पोजीशन पर रहा। 3 to 10 लाख के बीच पॉपुलेशन वाली सिटीज की लिस्ट में फिरोजाबाद फर्स्ट पोजीशन पर, अमरावती सेकंड पोजीशन पर और झांसी थर्ड पोजीशन पर रहा। 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर रायबरेली है, सेकंड पर नलगोंडा है और थर्ड पर है नालागढ़। इस सर्वे के मुताबिक गवर्नमेंट ने 133 सिटीज में एयर क्वालिटी चेक की। इसमें बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, रोड डस्ट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, व्हीकल एमिशंस एटसेट्रा जैसे पैरामीटर्स का असेसमेंट किया गया। इंडियन नेवी के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स को लॉन्च किया गया। इन्हें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिल्ड किया गया है। ये ASWSWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के 4th एंड 5th शिप्स हैं। इनका नाम INS मालपे और मुल्की रखा गया है। इनका ये नाम इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले पोर्ट्स के नाम पर रखा गया है। ये शिप्स मैक्सिमम 25 नॉट्स की स्पीड पर चल सकती हैं एंड इनकी एंड्योरेंस 1800 नॉटिकल माइल्स है। हर शिप लाइट वेट टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स एंड माइंस एंड क्लोज इन वेपन सिस्टम से इक्विप्ड है। इंडिया में टील कार्बन पर फर्स्ट रिसर्च स्टडी केवलादेव नेशनल पार्क में की गई। ये नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये स्टडी क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। टील कार्बन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर किया गया कार्बन है, जिसमें वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास, डिसॉल्व्ड एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर्ड कार्बन शामिल है। ये कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है जो ऑर्गेनिक कार्बन के क्लासिफिकेशन को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बजाय फंक्शंस एंड लोकेशन के बेस पर डिपिक्ट करती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू टील कार्बन, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस्ड होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन को होस्ट कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 11th एंड 12th ऑफ सितंबर को न्यू दिल्ली में होगी। इट इज एक्सपेक्टेड कि इसमें 41 कंट्रीज के अराउंड 250 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस इवेंट को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जा रहा है। यू शुड नो कि एशिया पैसिफिक रीजन की फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2018 में चाइना के बीजिंग में हुई थी। इंडिया ने 2020 में सेकेंड कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के डिजायर एक्सप्रेस किए थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना पड़ा था। 130 इयर्स में फर्स्ट टाइम इंडिया ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। इसे 25 ऑफ नवंबर से 30th ऑफ नवंबर के बीच न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इट इज लाइकली टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसे इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव एंड
18 ICA मेंबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 5-डे कॉन्फ्रेंस कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस्ड होगी। 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज से अराउंड 1500 एमिनेंट पर्सनैलिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ICA यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस दुनिया भर में कोऑपरेटिव्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। कोऑपरेटिव सोशल एंटरप्राइज मॉडल को प्रमोट करने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। साउथ कोरिया के सियोल में रिस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री डोमेन रीएम मीटिंग कंक्लूड हो गई है। मीटिंग में नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन इशू किया गया है विच हैज बीन नेम्ड एज ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। ये डिक्लेरेशन न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजंस में ह्यूमन कंट्रोल को मेंटेन रखने की नीड पर एम्फसाइज करता है। नियरली 100 कंट्रीज ने इस बात पर अग्री किया कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को लेने चाहिए, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। Now it is time to see questions based on the bulletin. First question is, under the National Clean Air Program, the list of National Clean Air cities has been released. Which city has been given the first place in the list? Indore, Surat, Jabalpur or Agra? Second question is, in the reign of which ruler did the systematic beginning of the Ikta system take place in India? Akbar, Iltutmish, Razia or Sher Shah? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements with reference to Mpox. Mpox virus and smallpox virus belong to the same family. Mpox virus cannot be transmitted from mother to child during pregnancy, and it can only be transmitted from animals to humans. Which of the above statement is or are correct? Only 1, only 2 and 3, only 1 and 3 or all 3? And the correct answer is option A, only 1. Second question was, Semicon India 2024 is being organized in which of the following cities? New Delhi, Ghaziabad, Greater Noida or Lucknow? And the correct answer is option C, Greater Noida. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स अ लॉट।